हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉलिट्यूड एजुकेशन। सो इंजीनियर्स, लास्ट नाइट 7:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक हम लोगों ने लाइव वर्कशॉप जो है ऑर्गेनाइज की, जिसमें काफी सारे स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया और काफी अच्छा लगा बच्चों के साथ में इंटरेक्शन करके। काफी सारे क्वेश्चंस जो है बच्चों ने पूछे अपने करियर से रिलेटेड, साइट पे वो जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। तो काफी ओवरऑल जो है एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया बच्चों की तरफ से, काफी अच्छा लगा। अब मुझे आप लोगों को जो है लाइव क्लासेस, जो हमारी लाइव वर्कशॉप थी, उसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को प्रोवाइड करानी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल ग्लिच आने की वजह से वो जो लाइव क्लास है एक्चुअल में एक्सपोर्ट नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वो लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर सकता। उसके बदले जो है मैं वर्कशॉप की रिकॉर्डिंग करके जो है आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, ताकि आप जो बच्चे वर्कशॉप को ज्वाइन नहीं कर पाए कुछ रीजन की वजह से, उनको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और जो भी वर्कशॉप में मैंने टॉपिक डिस्कस किए, सारे के सारे आपको इस रिकॉर्डेड वीडियोस के अंदर जो है बिल्कुल उसी वे में आपको मिल जाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी बेफिक्र होने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ वे स्टूडेंट जो कि मेरे साथ रात लाइव थे, वे भी दोबारा से जो है इस वीडियो को, रिकॉर्डिंग वीडियो को देख के अपना जो है अपने डाउट जो है वो क्लियर कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में उन्हें कोई भी दिक्कत ना है। और अगर आपको कोई भी डाउट कंफ्यूजन है तो एप्लीकेशन में जो आपके नाम से ग्रुप है उसमें भी आप मैसेज जो है वो ड्रॉप कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं वर्कशॉप। वर्कशॉप का हमारा टॉपिक क्या था? कैरियर एंड द फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज फॉर सिविल इंजीनियर्स। आज के टाइम पे अगर आप देखो ना, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिविल इंजीनियर जो फेस कर रहे हैं वो अपने करियर से रिलेटेड ही फेस कर रहे हैं। और ज्यादातर सिविल इंजीनियर्स को ये लग रहा है कि सिविल इंजीनियरिंग में कोई फ्यूचर नहीं है, सिविल इंजीनियरिंग में हमारा करियर जो है एक तरीके से खराब हो चुका है। सो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इस वर्कशॉप के अंदर सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगा, साथ ही साथ आपको फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज भी आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में फ्यूचर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपको जो है मिलने वाली है। वन बाय वन सारी चीजें डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, व्हाई सिविल इंजीनियर्स आर नॉट गेटिंग जॉब। देखो, अगर कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, उस प्रॉब्लम का रीजन आपको अगर पता चल जाए, तो उसका सॉल्यूशन भी आप बड़े ही आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो आज के टाइम पे जॉब के क्राइसिस हैं, मैं ये चीज एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन उसके पीछे के कुछ कारण है, और वो कारण कोई भी परमानेंट रीजन नहीं है, सारे टेम्परेरी रीजन है। तो जब भी किसी प्रॉब्लम के कोई टेम्परेरी रीजन होते हैं, तो कुछ टाइम के बाद में वो रीजन जो है वो हट जाते हैं, उसके बाद से फिर से नॉर्मल सिचुएशन आ जाती है। सो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी रीजन है वो सारे के सारे टेम्परेरी रीजन है। सबसे पहला रीजन है मार्केट सेचुरेशन। सो बेसिकली क्या होता है कि हर एक इंडस्ट्री का ना एक ग्रोथ टाइम होता है। उस ग्रोथ टाइम के बाद में उसके अंदर कुछ सेचुरेशन आता है, कुछ करेक्शंस आते हैं, देन उसके बाद फिर से वो इंडस्ट्री रीस्टार्ट होती है, फिर से वापस से वो उसी ट्रैक पे जाती है। कभी भी कोई भी इंडस्ट्री जो है वो इस तरीके से ग्रो नहीं करती है। आप इंडस्ट्री आप छोड़ो, आप अपनी पर्सनल लाइफ को भी देखो, आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी कभी इस तरीके से ग्रो नहीं करते हो। किसी साल ऐसा होगा कि आपकी इनकम भी अच्छी होगी, आपके खर्चे कम होंगे, आपकी सेविंग काफी अच्छी रहेगी। किसी साल ऐसा होगा कि आपकी इनकम तो है, लेकिन आपके खर्चे, एक्सपेंस आपके बढ़ जाएंगे, आपकी सेविंग घट जाएगी। किसी साल ऐसा होगा कि आपकी इनकम भी कम हुई और आपकी, हो सकता है कि आपकी सेविंग, आपकी जो एक्सपेंस है वो भी आपके ज्यादा हो गए। तो ये भी लाइफ का ग्राफ ऐसे ही चलता है। सो ये कभी भी जो है आइडियल ग्रोथ नहीं होती है, जो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही है। हमेशा कोई भी जो सेक्टर या कोई भी इंडस्ट्री जो ग्रो करती है, वो हमेशा इस वे में ग्रो करती है। ये होता है एक आइडियल ग्रोथ, जो भी कोई भी, अगर कोई भी सेक्टर या कोई भी इंडस्ट्री जो है वो ग्रो करती है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपने जीरो से स्टार्ट किया, या कुछ कैंडिडेट ने, मान लीजिए 100 कैंडिडेट है, उन्होंने यहाँ पे जीरो से स्टार्ट किया, वो ऊपर की तरफ गए। जब ये अप ट्रेंड जब होता है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, तो सबकी मौज आती है, सबको बढ़िया लगता है, क्योंकि आपको हर एक तरह की अपॉर्चुनिटी जो है मिलती है। जब मार्केट अपने पीक पे पहुंचती है, उसके बाद उसमें कुछ सेचुरेशन आता है और उसके अंदर कुछ करेक्शंस आते हैं। जब ये डाउनफॉल स्टार्ट होता है, तो अगर ये स्टार्टिंग में 100 कैंडिडेट थे, सो 100 में से 2 4 5% लोगों को ऐसा लगता है इस डाउन ट्रेंड के अंदर कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है और अब सब बर्बाद हो जाएगा, अब हमें जो है इस लाइन को छोड़ के किसी दूसरी लाइन के अंदर चले जाना चाहिए। ये टाइम पीरियड टेम्परेरी होता है। जब ये टाइम पीरियड कंप्लीट होता है, उसके बाद फिर से मार्केट जो है, फिर से सेक्टर जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। सो जितने लोग इस डाउन ट्रेंड के अंदर टिके हुए रहते हैं, वो इस अप ट्रेंड के अंदर अपना फिर से उनको वही मार्केट में वही उनको बेनिफिट मिलते हैं, जो कि इस रन के अंदर उनको बेनिफिट मिले। फिर अगेन फिर से सेम सिचुएशन आती है। तो यही होता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर भी, ऐसे होता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अगर आप देखोगे ना, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी एकदम से डिमांड सिविल इंजीनियर्स की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, फिर थोड़ा कम हो जाती है, फिर एकदम से डिमांड बढ़ जाती है, फिर कम हो जाती है। सो अभी अगर मेरे से बात करो, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का डाउन ट्रेंड जो है वो कम खत्म हो चुका है, और हम लोग फिर से एक अप ट्रेंड की तरफ जो है वो जाना स्टार्ट हम लोगों ने कर दिया है। और एक और पॉजिटिव साइन आप लोगों के लिए यह है कि प्रेजेंट टाइम में
ज्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर सिविल इंजीनियर्स की सीट जो है वो बहुत ही कम फिल हुई है, मतलब 50% तक भी सीट जो है वो खाली पड़ी हुई है। सो आने वाले टाइम के अंदर डिमांड रहेगी सिविल इंजीनियर्स की, लेकिन सप्लाई नहीं रहने वाली है। तो जितने भी प्रेजेंट टाइम में जो इंजीनियर्स हैं उनको उस चीज का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सप्लाई नहीं है, डिमांड है। तो उनके आप देखना कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है उनकी होने वाली है। जैसा कि 2008 में जब क्राइसिस आया था, उस टाइम पे मार्केट के अंदर जो है सिविल इंजीनियर्स ना के बराबर थे, और जितने भी सिविल इंजीनियर्स थे उनकी सबसे ज्यादा चांदी कटी उस टाइम पे। और थर्ड ईयर तक के स्टूडेंट्स को 2008-9 के अंदर 25,000 तक 35,000 तक के स्टार्टिंग में सैलरी मिली। थर्ड ईयर के स्टूडेंट तक को कंपनियां जो है प्लेसमेंट करके लेके गई। तो ये मार्केट सेचुरेशन है, कम होगा फिर आएगा फिर आएगा फिर आएगा। तो आपने जो चीज ली है उस पर आपको डटे रहना है, क्योंकि फ्यूचर आपका काफी अच्छा रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट है इकोनॉमिकल स्लो डाउन। सो बेसिकली क्या होता है कि कई बार कोई सेक्टर जो है ना इकोनॉमी की वजह से भी या गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से भी इफेक्ट हो जाता है। जैसे अगर आप देखो कि गवर्नमेंट अगर किसी भी इंडस्ट्री पे रेगुलेशन ज्यादा कर देती है, तो उस रेगुलेशन की वजह से क्या होता है कि इन्वेस्टर्स वहां पे काम करना बंद कर देते हैं। क्योंकि अगर कोई भी बिजनेसमैन को ऐसा बिजनेस क्यों करेगा वो जहां पे रेगुलेशन गवर्नमेंट के बहुत ज्यादा हो। तो क्योंकि गवर्नमेंट के रेगुलेशंस ज्यादा होंगे तो उस पे प्रॉफिट निकालना मुश्किल हो जाएगा, काम करना मुश्किल होगा। तो उस टाइम पे भी इन्वेस्टर्स क्या करते हैं ना कि वहां से अपना पैसा निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो जैसे कंस्ट्रक्शन के अंदर भी आप देखो ना तो बहुत सारे रेगुलेशंस हैं, और धीरे धीरे गवर्नमेंट जो है उनको हटाते जा रही है, और थोड़ा सा इजी वे जो है आज के टाइम पे होता जा रहा है। आज के टाइम पे आप देखो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट बहुत तेजी से चल रहे हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था कि गवर्नमेंट खुद हाईवे कंस्ट्रक्शन कराती थी, परमिट के बहुत सारे इश्यूज होते थे, लंबे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चलते थे, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर्स को लॉस होते थे। आज के टाइम पे क्या होता है कि गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर को बोल देती है कि भाई पैसा भी तुम लगाओ, सब कुछ तुम करो, बाद में टोल जो है वो कलेक्ट करते रहना, वो तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा कोई भी इंटरफेयर जो है उस चीज के अंदर बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। सो ये चीजें क्या हो रही है, ये चीजें रिफॉर्म हो रही हैं धीरे धीरे, जिसकी वजह से जो है एक तरीके से सेक्टर्स को ग्रोथ की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से। अभी अगर लास्ट ईयर का कुछ ट्रेंड देखो तो गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काफी काम किया है। और आज के टाइम पे अगर आप देखो ना तो ये ना इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरीके से पॉलिटिकल एजेंडा भी हो गया है। स्टेट गवर्नमेंट्स को आप देखो कि यूपी में आप देखो मायावती की जब गवर्नमेंट थी, बीएसपी की जब गवर्नमेंट थी, तो एक्सप्रेसवे का ट्रेंड वहां से चला। बीएसपी ने यमुना एक्सप्रेसवे बनाया, जिसको पॉलिटिकल एडवांटेज बसपा ने लेने की कोशिश की। उसके बाद सपा की गवर्नमेंट आई तो सपा ने जो है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बनाया। अब बीजेपी की गवर्नमेंट है तो बीजेपी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना रही है, और भी कई एक्सप्रेसवे बना रही है। ऐसे ही हर स्टेट के अंदर अगर आप देखो तो हर एक गवर्नमेंट एक्सप्रेसवेज या हाईवेज के थ्रू जो है पॉलिटिकल एडवांटेज जो है वो लेने की कोशिश करती है। सो बेसिकली पर्पज ये है कि गवर्नमेंट भी जब फोकस करती है तो सेक्टर जो है वो ग्रो करता है। तो मेरे हिसाब से आज के टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी फोकस कर रही है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी फोकस कर रही है। आप देखो मेट्रोज, आप देखो पहले बड़े सिटीज के अंदर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसी सिटीज के अंदर, कोलकाता जैसी सिटी के अंदर मेट्रो का कंस्ट्रक्शन हो रहा था। आज के टाइम में टीयर 2 सिटीज के अंदर आगरा, लखनऊ, कानपुर जैसी सिटीज के अंदर भी आज के टाइम में मेट्रो का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। और आने वाले टाइम में आप देखना टीयर 3 सिटीज के अंदर भी मेट्रो का कंस्ट्रक्शन होगा। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव साइन है सिविल इंजीनियर्स के लिए। दूसरा क्या है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ग्रो कर रही है, और आने वाले टाइम के अंदर मतलब 2035 या 40 तक ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि हम लोग जो है 150 करोड़ के आसपास जो है वो हो जाएंगे। सो अगर इतनी तेजी से पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, कोई भी यहाँ पे ऐसी पॉलिसी गवर्नमेंट की नहीं है कि हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल पे काम करें, तो इसके लिए भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरत पड़ेगी, हमें जो है घरों की जरूरत पड़ेगी, हमें नए शहरों की जरूरत पड़ेगी, नई सिटीज की जरूरत पड़ेगी। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो फ्यूचर सिविल इंजीनियरिंग का काफी अच्छा है। सो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। टेम्परेरी सिचुएशंस है, कुछ टाइम की है, वो रिमूव हो जाएगी। आने वाले टाइम में आपको चांदी ही चांदी। नेक्स्ट होता है स्किल मिसमैच। देखो कई बार ऐसा होता है कि हमें ना जॉब इसलिए नहीं मिल पाती क्योंकि मार्केट के अंदर स्किल कुछ और डिमांड होती है और हमारे पास में स्किल कुछ और होती है। क्लियर? सो ये चीज है। अब जैसे कुछ एग्जांपल मैं लेता हूँ। पहले के टाइम पे क्या होता था कि जब हम लोगों ने ग्रेजुएशन किया था आज से 10-15 साल पहले, तो उस टाइम पे क्या होता था कि ऑटो कैड अगर आपको खाली सॉफ्टवेयर ही आता है, तो अगर आपको ऑटो कैड ही सॉफ्टवेयर अगर आता है तो आपको बड़े आसानी से जॉब मिल जाती थी। आज के टाइम पे अगर आप सिर्फ ऑटो कैड करके मार्केट के अंदर जॉब लेना चाहो तो आपको बिल्कुल भी जॉब मिलने वाली नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है कि और भी मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं। ऑटो कैड एक तरीके से बेसिक सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के अंदर आने लगा है। तो ये चीज होती है कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर क्या स्किल की डिमांड है,
क्या कंपनी मांग रही है, आपको उन चीजों पे काम करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको जॉब मिलने के चांसेस जो है वो कम होंगे या आपके करियर में ग्रोथ के चांसेस भी जो है काफी कम हो जाएंगे। इसका कुछ और एग्जाम्पल भी लेते हैं। ज्यादातर बच्चे ये शिकायत करते हैं कि सर हम लोग जॉब के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है। तो रेस्पॉन्स ना आने का रीजन भी स्किल मिसमैच ही होता है ज्यादातर केसेस के अंदर। हम क्या करते हैं कि कोई भी कंपनी है XYZ, मान लीजिए उसने कोई जॉब पोस्ट करी, उसमें उसने लिखा कि उसको मिनिमम एक्सपीरियंस ये 3 इयर्स, ठीक है। उसने दूसरी रिक्वायरमेंट क्या डाली कि MEP के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। थर्ड उसने रिक्वायरमेंट क्या डाली, ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी, ये सेकंड रिक्वायरमेंट थी, थर्ड रिक्वायरमेंट क्या थी कि हॉस्पिटल की इंडस्ट्री का या हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो कंपनी ने अपनी 3 टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन कर दी। पहला, मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा, MEP के फील्ड में होना चाहिए। और तीसरा, हॉस्पिटल प्रोजेक्ट्स पे की एक्सपर्टीज होनी चाहिए। अब मान लो एक बंदा है B, उसने जॉब के लिए अप्लाई किया, उसने देखा अरे 3 साल एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, मेरे पास तो 4 साल का एक्सपीरियंस है। तो वो क्या करता है, वो तुरंत अप्लाई कर देता है। लेकिन वो ये नहीं देखता कि भाई वहां पे MEP का भी मांगा जा रहा है, वहां पे हॉस्पिटल का भी मांगा जा रहा है, ठीक है। तो ये गलती हम लोग करते हैं। तो अब ये बंदे के पास 4 साल का एक्सपीरियंस तो है, लेकिन क्या ये कंपनी इसको सिलेक्ट करेगी? बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी की फर्स्ट प्रायोरिटी उन कैंडिडेट के लिए रहेगी जिनको MEP और हॉस्पिटल इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है जब भी किसी जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ना है जॉब का, कि एक्चुअल में क्या कंपनी मांग रही है। अगर कोई भी स्किल मिसमैच होती है तो आप उस जॉब के लिए बिल्कुल भी अप्लाई मत करो, क्योंकि आप अप्लाई करोगे, रेस्पॉन्स आएगा नहीं, और बिना मतलब में आप जो है फ्रस्ट्रेट रहोगे कि यार मार्केट के अंदर बहुत ही खराब सिचुएशन है, मैं जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ और कोई मुझे रेस्पॉन्स ही नहीं करता है। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान देनी है। दूसरा क्या ध्यान देना है आपको, आपको अपनी स्किल को इम्प्रूव करना है। आज के टाइम में आप देखो ऑनलाइन बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है, आप जॉब करते करते अपनी स्किल इंप्रूव कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास में टाइम है तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हो। जैसे मैं जब अपनी जॉब स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे ऑनलाइन का ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं था, ऑफलाइन ऑप्शन अवेलेबल होता था। और मेरे आज भी याद है, मैं लखनऊ में उस टाइम पे जॉब करता था। लगभग 7 बजे के आसपास जो है मैं साइट से फ्री होता था। उसके बाद मैं अपनी साइट से हजरतगंज, एक लोकेशन पड़ती है वहां पे लखनऊ के अंदर, वहां पे कैड सेंटर के अंदर जो है क्लासेस लेने जाता था। और उसके बाद लगभग 10:30 बजे के आसपास या 11 तक भी मेरे को बच जाते थे, मैं वापस घर आता था, रूम पे अपने आता था। फिर सुबह उठ के फिर से साइट पे जाता था। उस टाइम पे मैं स्टैड प्रो, रेविट और ये कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर थे जो मैं सीख रहा था। तो बेसिकली ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, टाइम भी आप ही को निकालना पड़ेगा और पैसा भी आप ही को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, उनके पास पैसा, जॉब से जो भी इनकम आ रही है आप उसको अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए। बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या है कि उसको इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। वो एक मोबाइल तो खरीद के ले आएंगे, या वो एक आईफोन खरीद लेंगे, या फिर आप जो है अपने किसी लग्जरी पे या फिर घूमने पे खर्च कर लेंगे, लेकिन अपनी स्किल पे वो पैसा खर्च नहीं करेंगे। तो ये चीज आपको डिसाइड करनी है कि एक्चुअल में आपको करना क्या है, क्योंकि आप ही खुद रेस्पॉन्सिबल हो अपनी सारी चीजों के लिए। आपको जॉब नहीं मिल रही है उसके लिए भी आप ही रेस्पॉन्सिबल हो, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है उसके लिए भी आप ही रेस्पॉन्सिबल हो। कोई दूसरा पर्सन या मैं रेस्पॉन्सिबल या आपके पेरेंट्स कोई रेस्पॉन्सिबल नहीं है। आपके पेरेंट्स की जो जिम्मेदारी थी, आपको उन्होंने बीटेक, एमटेक, डिप्लोमा करा दिया, वो जितना करा सकते थे उन्होंने करके दे दिया आपको। अब उससे आगे आप कितना जा सकते हो वो आपके ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप आगे कितना जाके कर सकते हो। जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं कि वो डिप्लोमा होल्डर होते हैं, ठीक है, और वो पूरी जिंदगी डिप्लोमा होल्डर ही रह जाते हैं। भाई आज के टाइम पे तुम जॉब कर रहे हो, जॉब से तुम्हें कुछ सैलरी तो मिल रही है ना, 10,000, 12,000, 15,000, 18,000, धीरे धीरे जब तुम काम करोगे तो सैलरी बढ़ेगी भी। तो तुम उसमें से कुछ पैसा लगा के तुम क्यों बीटेक नहीं करते हो? आज के टाइम पे आप देखो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो सिर्फ आपको एग्जाम के लिए बुलाते हैं, आपको रेगुलर भी नहीं जाना है। आज के टाइम में आप जो है फ्री, जो ओपन एजुकेशन है उनसे आप कर सकते हो, आप रेगुलर भी कर सकते हो, आपको जाने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एग्जाम देने जाना है। तो मैं जितने भी डिप्लोमा होल्डर है उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई बीटेक जरूर करो, डिप्लोमा के बेसिस पे आपकी कोई ग्रोथ नहीं होने वाली है, ठीक है। तो जो भी आप कमा रहे हो, जब तक आपकी शादी वगैरह नहीं होती है, आपके खर्चे नहीं बढ़ते, तब तक उस पैसे को थोड़ा थोड़ा करके अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट करोगे तभी रिटर्न मिलेगा, अदरवाइज बिल्कुल भी कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे ऑटोमेशन एंड द टेक्नोलॉजी। सो ये भी एक पार्ट होता है, क्योंकि आज के टाइम पे आप देखो ना, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज हो रही है, और टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से
आपको जो है वो लोग ज्यादा जल्दी सक्सेस होंगे जो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे। तो आपको ये चीज देखनी है कि आपकी लाइन में क्या नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उस टेक्नोलॉजी को अगर आप अडॉप्ट कर लोगे आसानी से तो आप जो है बड़ी आसानी से आप करियर में ग्रो कर पाओगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं देता हूँ, एक्सेल एक बहुत ही बेसिक सा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि हर एक इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है। ज्यादातर सिविल इंजीनियर जो कॉलेज से पास आउट होते हैं उनको एक्सेल सॉफ्टवेयर यूज करना ही नहीं आता है। बताओ, एक बेसिक सा सॉफ्टवेयर, आप अगर यूट्यूब पे जाके एक्सेल के ट्यूटोरियल डालोगे तो आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगी एक्सेल की, लेकिन आप जो है सीखना ही नहीं चाहते हो। पैसा देने की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, आप एक्सेल के एक बार यूट्यूब पे जाके वीडियोस डालो, आपको हजारों ट्यूटोरियल मिल जाएंगे और कंप्लीट ट्यूटोरियल मिलेंगे आपको, लेकिन आप नहीं देखते हो। तो आप एक्सेल देखो कितना काम आता है। आपको डीपीआर बनानी है, आपको जो है मटेरियल की लिस्ट बनानी है, बीओक्यू बनाना है, एस्टिमेट बनाना है, बिल बनाना है, सब जगह एक्सेल यूज हो रहा है। डाटा सारा कलेक्शन करने के लिए साइटों पे एक्सेल सॉफ्टवेयर यूज होता है, लेकिन आपको नहीं आता है। मैं इससे भी बुरी कंडीशन और बताता हूँ बच्चों की। जैसे कि हमारे कोर्सेज हैं, ऑटो कैड कोर्स है, ठीक है। सो कई बार क्या होता है कि जब मैं डाउट सेशन लेता हूँ या बच्चों से कॉल पे डाउट वगैरह पूछता हूँ, तो ऐसे ऐसे डाउट बच्चे पूछते हैं कि मेरा मन करता है कि मैं दीवार में जाके अपना सर मारूं, सर फोड़ लूं अपना, या फिर इस कोर्स को ही बंद कर दूं और बोलो कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा। क्यों? अब मान लो मैं बता रहा हूं कोर्स के अंदर कि आप लेफ्ट क्लिक करो या फिर राइट क्लिक करो, ठीक है, या फिर स्क्रॉल वाली की को आप करो, या मैं बोल रहा हूँ कि कीबोर्ड में जाके स्पेस बार को प्रेस करो, या कीबोर्ड के अंदर जाके कमांड से बाहर आने के लिए ईएससी प्रेस करो। तो बच्चों को ये तक भी नहीं पता होता कि लेफ्ट क्लिक क्या होता है, राइट क्लिक क्या होता है, या स्क्रॉल वाली की कौन सी है, या स्पेस बार कहाँ पे है, या फंक्शन की जो है लैपटॉप के अंदर कहाँ पे है, या फिर ईएससी लैपटॉप के अंदर क्या है। तो पूछते हैं कि सर ये ईएससी क्या है, हमें नहीं पता, हमें मिल ही नहीं रहा है ईएससी कहाँ पे है। मुझे उन्हें बताना पड़ता है कि भाई अपने कीबोर्ड में जाओ, कीबोर्ड में लेफ्ट साइड में टॉप में देखो, वहां पे एक की होगा जिसपे लिखा होगा ईएससी। क्लियर? अब आप देखो इतनी बुरी कंडीशंस है उन बच्चों की जो बोलते हैं कि मैं इंजीनियर हूं। और ये कंडीशन ना डिप्लोमा होल्डर की नहीं है, ये कंडीशन मैं बीटेक कैंडिडेट तक की भी बता रहा हूँ, ये कंडीशन मैं बीटेक कैंडिडेट तक की भी बता रहा हूँ। अभी कल मेरे पास एक बच्चे का फोन आया, बीटेक ग्रेजुएट, 3 साल से कंस्ट्रक्शन साइट पे वो जॉब कर रहा था, और वो मेरे से पूछ रहा है कि सर ये ऑटोकैड क्या होता है। वो मेरे से पूछ रहा है कि सर ये ऑटोकैड क्या होता है। मैं साइट पे कई लोगों से ऑटोकैड के बारे में सुन चुका हूँ, तो सर ये ऑटोकैड क्या होता है। एक बीटेक किया हुआ बच्चा जिसको 3 साल साइट पे काम करते हुए हो गए, उसको ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पता। अरे भाई, तुम यूट्यूब पे जाके एक बार वीडियो सर्च कर लेते, तुम एक बार गूगल पे डाल के भी सर्च कर सकते थे कि ऑटोकैड सॉफ्टवेयर क्या है। वैसे भी ऑटोकैड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कॉलेज टाइम पे पता चल जाता है। तो ये बहुत बुरी कंडीशंस है एक्चुअल में। जो जॉब ना मिलने के रीजन है उनमें से ये एक बहुत बड़ा रीजन है बच्चों के साथ में। इसके अलावा और मैं आपको कंडीशन बताता हूँ। एक बच्चे का कॉल आया कि सर मैं 1 साल से जॉब सर्च कर रहा हूँ लेकिन मुझे जॉब नहीं मिलती है। मैंने उससे बोला आपने लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना रखी है, आप इंडीड यूज करते हो, उसको लिंक्डइन जैसी वेबसाइट के बारे में ही नहीं पता। बोला सर ये कौन सी वेबसाइट है, मैं तो पहली बार इसका नाम सुन रहा हूँ। और ये कौन बच्चा था, ये भी कोई डिप्लोमा वाला बच्चा नहीं था, ये भी बीटेक वाला स्टूडेंट ही था। अब बताओ, एक बीटेक स्टूडेंट जिसको लिंक्डइन के बारे में नहीं पता, दुनिया की एक वैसी वेबसाइट जिसपे दुनिया का हर प्रोफेशनल आपको मिलेगा, कंपनी के सीईओ से लेके आपके डायरेक्टर और एचआर, दुनिया भर के जितने एचआर हैं वो लिंक्डइन पे आपको मिलेंगे। सारी बड़ी कंपनीज की प्रोफाइल आपको जो है लिंक्डइन पे मिलेगी। बड़ी आप छोड़ो, छोटी से छोटी कंपनी की प्रोफाइल भी आपको लिंक्डइन पे मिलेगी, और आपको लिंक्डइन के बारे में ही नहीं पता। तो आप खुद सोचो कि आप किस लेवल पे खड़े हो। फिर आप दोष देते हो कि यार ये तो इंडस्ट्री बेकार है और सब कुछ बेकार है, और आप ये नहीं देखते कि भाई सब अच्छा है, बस तू ही बेकार है, तू अपने अंदर नहीं देख पा रहा कि तेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीजें हैं जिसपे आपको काम करना चाहिए, और बहुत सीरियस नोड पे काम करना चाहिए। अगर आप बोल नहीं पाते तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे काम करो। आपको अपनी इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता, आप अपनी इंडस्ट्री के बारे में जानो। आप लोगों के लिए तो सबसे, जो आज की जनरेशन है उसके लिए तो सबसे बड़ा बेनिफिट है यूट्यूब। आप इंटरनेट पे आप जाके सर्च कर, हमारे टाइम पे तो इंटरनेट की भी इतनी फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी, ठीक है। वे छोटे फोन हम लोग यूज किया करते थे कॉलेज के अंदर, जिसमें सिर्फ हम लोग कॉल कर सकते थे और कॉल सुन सकते थे और कॉल रिसीव कर सकते थे या फिर कर सकते थे। कोई इंटरनेट वगैरह नहीं चलता था। कॉलेज की लैब होती थी, लैब में जाके हम लोग जो है इंटरनेट यूज किया करते थे। तो ये सारी चीजों से हम लोग आगे निकले। इसके बाद नेक्स्ट आता है पुअर जॉब सर्च स्ट्रेटेजीज। तो बेसिकली ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। जैसे मैंने अभी बताया कि बच्चे को लिंक्डइन जैसी वेबसाइट के बारे में नहीं पता, तो जितने भी प्लेटफॉर्म है जो जॉब प्रोवाइड कराते हैं उन पे आपको रेगुलरली एक्टिव रहना है।
ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या रहना है, आपको रेगुलर एक्टिव रहना है। बहुत सारे ऐसे ग्रुप भी हैं, उन पेजेस हैं, उन वेबसाइट्स वगैरह पे, उन पे भी आपको एक्टिव रहना है। इसके अलावा जैसे लिंक्डइन पे अगर मैं आपको बताऊं, तो लिंक्डइन पे जितने भी लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है, कोई प्लानिंग इंजीनियर है, आप जाना लिंक्डइन पे, आपको सारे लोग मिल जाएंगे। अगर आप सर्च करोगे, आप उनको फॉलो करो, लिंक्डइन पे आप उनको फॉलो कर सकते हो। तो कई बार ऐसा होता है कि कंपनी का प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी प्रोफाइल पे जॉब पोस्ट कर देता है कि हमें अपनी साइट पे ये रिक्वायरमेंट है। तो बहुत सारे इंजीनियर ऐसे भी हैं जिनको इस तरीके से भी जॉब मिलती है। जब आप रेगुलरली एक्टिव रहोगे लिंक्डइन जैसी वेबसाइट पे और अपने कनेक्शंस बिल्ड करोगे, और जो बड़े लोग हैं जो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, उनको जब आप फॉलो करोगे, तो आपका एक नेटवर्क बिल्ड होगा, और कहीं ना किसी रिसोर्स है आपके पास में, कोई ना कोई क्वेरी जो है वो जरूर आएगी। ये मैं आपको 100% लिख के दे सकता हूँ। कंपनीज जितनी भी हैं, बड़ी से बड़ी कंपनी, छोटी से छोटी कंपनी जो कंस्ट्रक्शन में काम कर रही है, सभी को आप फॉलो करो। सभी के पेज पोस्ट जो होते हैं उन पे कमेंट करो जाके, रिप्लाई में दो कमेंट के अंदर। तो ये सारी चीजें अगर आप करोगे तो आपके इंटरेक्शन बढ़ेंगे। इसके अलावा पेड सर्विस भी होती है, जितनी भी, अगर जैसे बहुत सारी ऐसी जॉब वेबसाइट्स होती हैं जो अपनी पेड सर्विस प्रोवाइड कराती है, तो अगर आपके पास में पैसा है तो पेड सर्विस जरूर यूज करो, क्योंकि जब कोई कंपनी पेड सर्विस आपको देती है तो वो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको देती है। जैसे आपकी प्रोफाइल टॉप में दिखाई देगी सर्च में, कंपनी अगर जो है अप्लाई करेगी तो वहां पे आपका रिज्यूम शो होगा। तो ऐसी कई सारी फैसिलिटीज होती है जहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो पेड सर्विस भी जरूर यूज करो यार। आप जो कमा रहे हो ना, उसमें से कुछ परसेंट आपको खर्च करना ही पड़ेगा अपने ऊपर, अपने करियर पे आपको जो है कुछ पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। आपको ये चीज माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा। अगर आप खर्च नहीं करोगे तो आपकी ग्रोथ ना या तो नहीं होगी या फिर बहुत स्लो होगी। तो जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो इन्वेस्टमेंट जरूर करनी पड़ेगी। विदाउट इन्वेस्टमेंट आप जो है बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर सकते। और एक माइंडसेट बच्चों का क्या रहता है कि वो ना फ्री के चक्कर में घूमते रहते हैं कि कुछ फ्री में सीखने के लिए मिल जाए। तो फ्री का जो जिसका माइंडसेट है वो मेरे हिसाब से नहीं ग्रो कर सकता है, क्योंकि अच्छा कंटेंट आपको कभी भी फ्री नहीं मिल सकता। ये चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको अच्छा कंटेंट कभी भी फ्री नहीं मिल सकता। अगर आपको क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि कोई आपको फ्री में करवा दे, कोई फ्री में आपको नहीं करवा सकता। हम भी आपको फ्री में नहीं करवा सकते, क्योंकि बहुत सिस्टम लगता है, एप्लीकेशंस है, उसका सर्वर है, गवर्नमेंट के चार्जेस हैं, ऑफिस का रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, इतने सारे एक्सपेंस होते हैं। उन सबको मैनेज करने के लिए हमें कुछ ना कुछ इनकम की जरूरत होती है। और वो इनकम कहाँ से आएगी? जो कोर्स सेल होंगे। अगर हम आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेंगे तो जो हमारे एक्सपेंस है हम उनको मैनेज ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपको अगर क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपकी मानसिकता है कि आपको फ्री में सब कुछ मिल जाए, तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। आप जहां हो उससे भी आप नेगेटिव में चले जाओगे। तो आपको ना इस मानसिकता से थोड़ा सा आगे निकलना है और अपने ऊपर क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अच्छे कोर्स करो, पैसा खर्च करो, अच्छे कोर्स करो, डेफिनेटली करियर के अंदर ग्रोथ मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है, अभी हम लोगों ने देख लिया कि जॉब ना मिलने के क्या रीजन है। आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट भी रहता है तो आप ग्रुप में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट आता है कि कौन से सेक्टर्स हैं जिन सेक्टर्स के अंदर सिविल इंजीनियर्स को बेसिकली जॉब करनी चाहिए। सो बहुत सारे सेक्टर्स हैं। मेरी जो सबसे पहली पसंदीदा सेक्टर है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स। अगर आपको ग्रोथ लेनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स आज के टाइम पे बेस्ट है। और इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आने वाले टाइम के अंदर और भी बूम करेगा। अगर आप इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी कंट्रीज से कंपेयर करो, जो डेवलप कंट्रीज हैं, या फिर आप चाइना से कंपेयर करो, तो बिल्कुल ना के बराबर अभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडिया में डेवलप हुआ है। अभी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना बाकी है इंडिया के अंदर। तो अगर आपको जो है अपना ग्रोथ लेनी है तो आपको उस सेक्टर में काम करना चाहिए जहां पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में अपना करियर बनाना चाहिए। इंफ्रा के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? सबसे पहले हाईवेज और एक्सप्रेसवेज। आप खुद देखो, आपके आसपास कहीं ना कोई एक्सप्रेसवे या हाईवे का कंस्ट्रक्शन 100% जो है चल रहा होगा। आज के टाइम पे आप कहीं पे भी घूमने जाओ तो आप जरूर देखोगे कि या तो कोई एक्सप्रेसवे बन रहा होगा रास्ते में, या फिर कोई हाईवे का कंस्ट्रक्शन जो है चल रहा होगा। तो ये एक सेक्टर है जहां पे आप अपना करियर बना सकते हो। नेक्स्ट सेक्टर है ब्रिज एंड मेट्रो। मैंने जैसे बताया था कि मेट्रोज टीयर 2 सिटीज के अंदर भी मेट्रो का कंस्ट्रक्शन होने लगा है। आने वाले टाइम के अंदर टीयर 3 सिटीज के अंदर भी मेट्रो का कंस्ट्रक्शन होगा। इसके अलावा बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट जो है रनिंग में है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मेरा फ्रेंड वहां पे खुद काम कर रहा है। तो बुलेट ट्रेन भी आने वाले 3-4 साल के अंदर जो है
स्टार्ट हो जाएगी तो हो सकता है कि अगले जो नेक्स्ट लोकसभा चुनाव होंगे उससे पहले पहले बुलेट ट्रेन का इनॉग्रेशन भी जो है वो इंडिया में हो जाए। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो रैपिड मेट्रो चल रही है, अभी आप देखोगे दिल्ली से मेरठ के लिए रैपिड ट्रेन जो है वो चली है, आप नेट पे जाके उसके बारे में सर्च कर सकते हो। तो गवर्नमेंट जो है इस सेक्टर पे काफी फोकस कर रही है, तो आप इस सेक्टर के अंदर भी अपना करियर बना सकते हो। नेक्स्ट होता है रेलवेज। अभी इंडिया का जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही लोअर लेवल का है, बहुत ही घटिया तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर है। आप डेली न्यूज में देखते होगे कहीं भी ट्रेन पलट जाती है, कहीं भी पटरी से उतर जाती है, कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है। सो गवर्नमेंट की मजबूरी है इस पे काम करना है, तो गवर्नमेंट जब इस पे काम करेगी तो आने वाले टाइम के अंदर इस सेक्टर्स के अंदर भी बहुत ज्यादा जो है स्कोप रहने वाला है, और गवर्नमेंट इस चीज पे काम कर भी रही है। अभी आप देखो तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, जिसका काम यह है कि जितनी भी जो मालगाड़ियां हैं अब वो अलग चलेंगी और जितनी भी पैसेंजर ट्रेन हैं वो अलग चलेंगी। इसके अलावा आप देखो ट्रेन की स्पीड लगातार बढ़ाई जा रही है, वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही है, और भी गवर्नमेंट के फ्यूचर में प्लान है कि छोटे छोटे रूट्स पे जो है हाई स्पीड ट्रेन जो है वो चलाई जाए। तो ये एक सेक्टर्स है जिस सेक्टर्स पे आने वाले टाइम के अंदर काफी इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और अगर आप देखोगे तो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बाद तीसरी जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट की वो रेलवे सेक्टर्स के अंदर ही है। सबसे ज्यादा इन्वेस्ट गवर्नमेंट किसके अंदर करती है? डिफेंस सेक्टर के अंदर। दूसरा गवर्नमेंट किसके अंदर कर रही है? इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। और तीसरा जो इन्वेस्ट कर रही है वो रेलवे के अंदर कर रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है अर्बन डेवलपमेंट। अर्बन डेवलपमेंट के अंदर जो एग्जिस्टिंग सिटीज है, आप देखो प्रेजेंट टाइम में इंडिया के जितनी भी सिटीज है सबकी कंडीशन बहुत खराब है। दिल्ली की हालत आप देखो, कहने के लिए कैपिटल है, लेकिन गर्मी में यहाँ पे पानी की प्रॉब्लम हो जाती है, बरसात में यहाँ पानी ओवरफ्लो होने लग जाता है। इसके अलावा आप देखो यहाँ पे ट्रैफिक की बहुत बुरी कंडीशन है। सो ये कई सारी कंडीशंस है जिसकी वजह से इंडिया के ज्यादातर सिटीज जो है वो कोलैप्स करने वाले हैं, कोलैप्स होने वाले हैं, मतलब या हो चुके हैं, आप कैसे भी आप इस चीज को मान लीजिए। सो गवर्नमेंट को इस चीज पे भी काम करना पड़ेगा, या तो इन्हीं सिटीज को रीडेवलप किया जाएगा या फिर सॉरी या फिर इन सिटीज को जो है इनका एक्सपेंशन किया जाएगा, ताकि जो है, और गवर्नमेंट न्यू सिटी भी बन रही है, जैसे गुजरात के अंदर गिफ्ट सिटी बन रही है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारी सिटीज हैं जो इंडिया के अंदर बन रही है। क्लियर? तो ये अर्बन डेवलपमेंट के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके बारे में ज्यादातर सिविल इंजीनियर्स को नहीं पता होता है, या फिर उन्होंने कहीं से नहीं सुना हुआ होता है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बारे में, सॉरी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के बारे में। सो बेसिकली ये सारी चीजें क्या है कि जो भी प्लांट एंड इंडस्ट्रीज जो लगती है, जैसे मान लो किसी कंपनी को सीमेंट का प्लांट लगाना है, किसी को कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है, बड़े स्केल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है, तो ये सारी की सारी भी सिविल कंस्ट्रक्शन के अंदर ही आती है। इसके अंदर जो है मोस्टली जो वर्क होता है वो स्टील स्ट्रक्चर्स का वर्क होता है। तो ये भी एक सेक्टर है जहाँ पे आप काम कर सकते हो। तो आप नेट पे जाके उन कंपनीज को सर्च करिए जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करती है, तो आप वहां पे भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आता है वेयर हाउस एंड द पीबी। अगर आप देखो तो गवर्नमेंट लगातार इस चीज पे काम कर रही है कि लॉजिस्टिक की जो कॉस्ट है वो रिड्यूस हो। साथ ही साथ अगर आप देखो तो ई कॉमर्स का नेटवर्क पूरी देश के अंदर बहुत तेजी से फैल रहा है। पहले आप देखो ना, गांव के अंदर जो है आप कोई भी सामान ऑनलाइन ऑर्डर नहीं कर सकते थे, लेकिन आज के टाइम पे इंडिया के ज्यादातर विलेज के अंदर आप जो है अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट से सामान जो है ऑर्डर कर सकते हो बड़े आसानी से। तो इसके लिए क्या लगता है? इसके लिए लगते हैं वेयर हाउस, और जो वेयर हाउस होते हैं वो उनके अंदर जो हमारा सामान होता है वो स्टोर किया जाता है। तो गवर्नमेंट का ये भी एक प्लान है जो कि चल भी रहा है कि अलग अलग लोकेशंस पे लॉजिस्टिक हब बनाने का, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हो सके और हमारी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज हो सके। तो यहाँ पे भी एक स्कोप है जहाँ पे आप वेयर हाउसेज और पीईबी स्ट्रक्चर्स होती है उन पे आप अपना करियर बना सकते हो। तो जो कंपनी पीईबी या फिर वेयर हाउस का काम करती है आप जाके उनको बेसिकली सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट आता है अर्बन डेवलपमेंट। तो ऊपर अभी अर्बन डेवलपमेंट हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। सो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन भी काफी अच्छा टॉपिक है। मैंने अपना खुद करियर जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से ही स्टार्ट किया था, और मोस्टली वर्क जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के ही अंदर काम किया है। हालांकि मैंने जो है ब्रिज पे भी कुछ टाइम काम किया है, हाईवे में भी काम किया है, इसके अलावा जो है स्टील स्ट्रक्चर्स के अंदर भी काम किया है, लेकिन मोस्टली जो मेरा करियर का एक्सपीरियंस रहा है वो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर ही रहा है। इसके अंदर अगर आप देखो तो रियल एस्टेट सेक्टर्स होता है, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट। रियल एस्टेट सेक्टर जो बिल्डर्स वगैरह जो प्रोजेक्ट बनाते हैं, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स बनते हैं,
वो सारा रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर आता है। और गवर्नमेंट्स के जो प्रोजेक्ट चलते रहते हैं कि गवर्नमेंट की कोई बिल्डिंग बननी है, ऑफिस बिल्डिंग, या जैसे अभी न्यू पार्लियामेंट का कंस्ट्रक्शन हुआ, तो ये सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर आते हैं। तो आप इसके अंदर भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ सेक्टर्स थे जिन सेक्टर्स के अंदर आप सिविल इंजीनियर्स काम कर सकते हैं और अपना करियर जो है वो ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है न्यू करियर अपॉर्चुनिटीज। अब देखो भविष्य में जो है क्या क्या चीजें आ रही हैं उनके बारे में हमें बेसिकली पता होना चाहिए, क्योंकि जब हमें फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा तो हमारे चांसेस जो है वो क्या हो जाएंगे, ग्रो करने के बढ़ जाएंगे। आप अगर आप देखो जैसे किसी कंपनी का अगर आप एग्जांपल लो तो फ्यूचर प्लानिंग करके वो लोग रखते हैं कि हम आने वाले 5 साल में ये चीज करेंगे, आने वाले 10 साल में हम लोग ये काम करेंगे, हम इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे, हम अपने इस पुराने सिस्टम को बंद करके ये नया सिस्टम अडॉप्ट करेंगे। तो ये सारी चीजें प्लानिंग होती है, क्योंकि समय के साथ टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। अगर आप उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करोगे तो आप समय के साथ कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। आप आज के टाइम पे आप देखो, इमेजिन करके देखो, अगर आपको स्मार्टफोन यूज करना ना आता और आपको कंप्यूटर यूज करना ना आता हो तो आप अपने आप को कितना पिछड़ा हुआ समझोगे, कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज आपसे मिस हो जाएंगी अगर आपको स्मार्टफोन यूज करना नहीं आता है और आपको लैपटॉप यूज करना नहीं आता है। ठीक है, तो ये चीज क्या है, टेक्नोलॉजी है जो कि समय के साथ हमें अडॉप्ट की हमने और हमारी लाइफ में इसमें चेंजेस आए। तो ऐसे ही कंस्ट्रक्शन के अंदर भी काफी सारी न्यू अपॉर्चुनिटीज है। सबसे पहला है AR एंड VR टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली AR एंड VR वर्चुअल कंस्ट्रक्शन होता है और AR होता है एगमेंट रियलिटी। आप एक बार इसको प्रोनाउंसिएशन नेट पे जाके चेक कर लेना। तो ये बेसिकली AR एंड VR टेक्नोलॉजी बेसिकली होती है। इसके अंदर क्या होता है ना कि यहाँ पे इस तरीके से एक सेट होता है। सबसे पहले VR के बारे में बात करेंगे, वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी के अंदर क्या होता है कि हमें इस तरह का एक हैंडसेट यूज करना होता है। हम ये एक हैंडसेट अपनी आंखों के सामने जो है इसको लगाते हैं। उसके बाद में फिर हमें जो भी प्रोजेक्ट को हमें देखना है, मान लो हमें कोई रूम की वॉल देखनी है कि उस पर क्या डिजाइन पैटर्न बना है, हम उसमें देख सकते हैं। इस तरीके से ऐसे स्लाइड कर सकते हैं यूं। हमें देखना है कि हमारी सीलिंग कैसी बनी है, तो हम इस जो है हमारा डिवाइसेस के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। ये सारा का सारा वर्चुअल कंस्ट्रक्शन है। एक तरीके से क्लाइंट को फील कराना, जो उसका प्रोजेक्ट बनने वाला है उसको फील कराना। राम मंदिर अगर आप देखो तो राम मंदिर भी VR के कॉन्सेप्ट पे बना हुआ है और अभी इस पे और भी काम चल रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर लोग घर बैठे ही वर्चुअल टेक्नोलॉजी के थ्रू राम मंदिर के दर्शन जो है वो कर सके, अपने घर के अंदर ही बैठे हुए। अपना ये हेडसेट लगाया और अपना राम मंदिर में जो है वो ऐसे मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, फील कर रहे हैं। सामने जो है रामलला की मूर्ति है उसको देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारी और भी इसके अंदर इंप्रूवमेंट आने वाले हैं। AR टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है, AR इसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। AR के अंदर हमें कोई हेडसेट डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो सिंपल हमारा मोबाइल फोन है, उसी मोबाइल फोन के थ्रू हम जो है एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि एक एप्लीकेशन या वेबसाइट का एक्सेस हमें मिलता है। हम उस पर क्लिक करते हैं, मोबाइल का कैमरा जो है वो ऑन हो जाता है और उस कैमरे के थ्रू ना हम सामने सामने अपने सामने उसको जो है क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। VR के अंदर क्या होता है कि हम हेडसेट के अंदर उसको फील करते हैं। AR के अंदर क्या होता है कि हमारा सामने जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, उसी एनवायरनमेंट में हम उस चीज को फील कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल का कैमरा ऑन हो जाता है, मोबाइल को हम जैसे जैसे सामने रखते हैं तो मोबाइल के अंदर हमें जो है वो वर्चुअली वो सारी चीजें जो है वो दिखेंगी। तो ये AR एंड द VR है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगे, आप जाके इनको देख सकते हो। नेक्स्ट है AI इन कंस्ट्रक्शन। AI आपको पता है कि AI दुनिया में आ चुका है। AI अभी बच्चा है, लेकिन धीरे धीरे ये जब बड़ा होगा तो बहुत सारा इम्पैक्ट दुनिया के अंदर जो है पड़ने वाला है AI का। और कुछ लोग तो इसको खतरा भी बता रहे हैं कि भाई ये जो है बहुत बड़ा खतरा है, बहुत बड़ा डिजास्टर होने वाला है AI। इलोन मस्क तो काफी जो है इसके खिलाफ है AI के। लेकिन जो चीज आ चुकी है अब उसको कोई हटाने वाला नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। आने वाले टाइम के अंदर AI का कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। किन किन सेक्टर्स में पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रोजेक्ट डिजाइनिंग के अंदर काफी बड़ा रोल ये प्ले करेगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर अपना ये रोल प्ले करेगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में रोल प्ले करेगा। साथ ही साथ वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की, कि वेस्टेज कंट्रोल नहीं कर पाते, वहां पे भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इसके अलावा टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट वाले पार्ट के अंदर भी ये रोल प्ले करेगा। इसके ऊपर AI इन कंस्ट्रक्शन के अंदर एक पॉडकास्ट भी मैंने किया हुआ है। हमारा जो यूट्यूब चैनल है सॉलिट्यूड एजुकेशन, उस पर आप जाओ, वहां पे आपको बेसिकली मिल जाएगा। तो अगर आप जॉब करना चाहते हो, अगर या फिर आप बिजनेस करना चाहते हो, मान लीजिए सबसे पहले बिजनेस की बात करते हैं कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो AI से आप कैसे बेनिफिट ले सकते हैं। आप AI के ऐसे टूल डेवलप करवा सकते हैं जो कि इन सेगमेंट के अंदर काम करे। मान लीजिए आपने कोई ऐसा टूल डेवलप कराया
जो कि कंपनीज को वेस्टेज कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, या आपने ऐसा टूल बनाया जो कि कंपनी को प्रोजेक्ट को मैनेज करने में हेल्प करेगा। सो कोई भी कंपनी आप उसका सब्सक्रिप्शन चार्ज करोगे कंपनी से, और मुझे नहीं लगता अगर आपके पास कोई ऐसा टूल है जो किसी भी कंपनी के वेस्टेज को कंट्रोल करता है, और आप किसी कंपनी के पास जाओ, आप उससे बोलो कि अगर आप ये हमारा टूल यूज करते हो आपकी वेस्टेज को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, और कोई कंपनी मना कर दे, कोई कंपनी मना नहीं करती। अगर आपने बोला ना कि आप 0.1% वेस्टेज अपनी आप रिड्यूस कर सकते हो, आप जो है 0.5% परसेंटेज तक अपनी जो है वेस्टेज को रिड्यूस कर सकते हो। सो कंपनी 100% इसको अडॉप्ट करेगी, क्योंकि कई हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब एल जैसी कंपनी का साल का कई हजार करोड़ का टर्नओवर है, तो अगर उस कई हजार करोड़ को अगर आप 0.5% से कैलकुलेट करो तो एक बहुत बड़ा अमाउंट बैठता है कि आपके एक टूल से अगर कंपनी का वो पैसा बच रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो कंपनी मना करेगी। सो आप इसमें काम कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप जॉब करना चाहते हो, सो इससे रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं उनको भी आप सीख सकते हो। अभी इस तरह के टूल्स मार्केट के अंदर ना के बराबर अवेलेबल है, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना कि एआई अभी बच्चा है, तो धीरे धीरे इससे रिलेटेड टूल्स मार्केट के अंदर आना स्टार्ट हो जाएंगे। बस आपको अवेयर रहना कि कौन से टूल्स आ रहे हैं, उनको आपको सीखना और आपको जो है करियर में आगे ग्रो करना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मोल्डिंग। सो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मोल्डिंग, मैं कई बार ये चीज बोल चुका हूँ कि बीआईएम जो है फ्यूचर है। बीआईएम क्या करता है कि बीआईएम ना कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर है। सो आप इस सर्कल के थ्रू इसको समझ सकते हो कि कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रही है, तो हर एक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को जो कनेक्ट कर रहा है वो बीआईएम कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, आप आर्किटेक्ट जो है वो भी बीआईएम का पार्ट है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर वो भी बीआईएम का पार्ट है, प्लानिंग इंजीनियर वो भी बीआईएम का पार्ट है, आप टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, परचेसिंग कर रहे हो, वो भी सब बीआईएम का ही पार्ट है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, जैसे आप प्लानिंग के लिए सॉफ्टवेयर यूज करो एमएसपी या प्राइमावीरा, सो प्राइमावीरा की का भी जो रोल है वो बीआईएम के अंदर है। आप जो है डिजाइनिंग कर रहे हो तो डिजाइनर का भी रोल बीआईएम के अंदर है। तो ये सारी चीजों को कंबाइन करने का काम करता है, और क्लाउड बेस्ड सर्विस होती है। क्या होती है? क्लाउड बेस्ड, CLOUD, ठीक है, क्लाउड बेस्ड सर्विस होती है। क्लाउड का मतलब क्या होता है कि वर्चुअली सब एक दूसरे से क्या रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, अब मान लो मैं कोई जूम मीटिंग कर रहा हूँ, मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ, कोई महाराष्ट्र का बच्चा ज्वाइन कर रहा है मुझे। अब जैसे कल मैंने लाइव वर्कशॉप लिया था, सो कोई महाराष्ट्र से मुझे ज्वाइन किया, किसी ने बंगाल से ज्वाइन किया, किसी ने जो है गुजरात से ज्वाइन किया, तो मल्टीपल लोकेशन से बच्चों ने जो है ज्वाइन किया। सो हम क्या थे, वर्चुअली एक दूसरे के साथ में कनेक्ट थे। फिजिकली हम अलग अलग लोकेशंस पे प्रेजेंट थे, लेकिन वर्चुअली हम एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल थे। तो सेम काम बीआईएम करता है। फिजिकली सब अलग अलग हैं, आर्किटेक्ट भी अलग है, डिजाइनर अलग है, सब कुछ अलग है, लेकिन वर्चुअली सबको कनेक्ट कर रहा है वो बीआईएम कनेक्ट कर रहा है। तो आप एज ए बीआईएम मॉडलर की जॉब भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ये भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। नेक्स्ट है काइनेटिक रोड कंस्ट्रक्शन। सो आपको पता है कि ईवी की डिमांड मार्केट के अंदर बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले टाइम के अंदर मैक्सिमम गाड़ियां जो है आपको सड़कों के अंदर ईवी की गाड़ियां दिखेंगी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। सो अभी स्पेन के अंदर क्या हो रहा है कि स्पेन के अंदर ना एक 50 किलोमीटर की रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो कि काइनेटिक रोड है। वो टायर के साथ में फ्रिक्शंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी, जिसको हम बैटरी चार्ज करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाता है, तो आने वाले टाइम के अंदर देखना एक्सप्रेसवेज, हाईवेज हैं, उनके अंदर आपको एक एक्स्ट्रा लेन मिलेगी, जो कि काइनेटिक लेन होगी, जिसपे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स मूव करेगा, और उनकी जो बैटरी होगी वो चार्ज होगी, इलेक्ट्रिसिटी या फिर प्रोड्यूस होगी। सो ये कॉन्सेप्ट भी आने वाले टाइम के अंदर काफी बूम होने वाला है, तो इस पे भी आप फोकस कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है मॉडुलर और फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स। आपने कई बार ये चीज सुनी होगी कि कंस्ट्रक्शन 24 घंटे के अंदर बिल्डिंग बन के रेडी हो गई, 3 दिन के अंदर बिल्डिंग को रेडी कर दिया गया। तो वो बेसिकली मॉडुलर होता है। ऑलरेडी बिल्डिंग के पार्ट्स कंस्ट्रक्ट हुए रहते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी लोकेशन पे, वहां से उसको उनको लाके सिर्फ ज्वाइंट करना होता है। इसको बोलते हैं हम आपका मॉडुलर कंस्ट्रक्शन। तो आप इसके अंदर भी अपना करियर बना सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। सो देखो, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे मटेरियल भी चेंज हो रहे हैं मार्केट के अंदर। आज से कुछ सालों पहले चूने का यूज किया जाता था, या फिर एक अलग तरह का पेस्ट जो है बनाया जाता था। जैसे अगर आप दिल्ली वहां पे लखनऊ में जाओ, तो वहां पे इमामबाड़ा है, तो उसमें बताया जाता है कि उसमें प्लास्टर की जगह दालों का यूज किया गया है, पेस्ट बना के कुछ इस तरह का वहां पे गाइड बता रहा था। ठीक है, इसके अलावा आज के टाइम पे आप देखो तो सीमेंट का यूज होता है। आने वाले 200, 400, 500 साल बाद हो सकता है कि सीमेंट का यूज होना बंद हो जाए, सीमेंट की जगह कोई और मटेरियल मार्केट के अंदर आ जाए। तो ये होता है कि
आप जो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर भी अपना करियर बना सकते हो, या फिर कोई एडवांस कंस्ट्रक्शन मटेरियल बना के एज ए बिजनेस भी आप उसको स्टार्ट कर सकते हो। तो ये कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं, जैसे ट्रांसपेरेंट वुड आज के टाइम पे आ गई है, फ्लेक्सिबल कंक्रीट का कॉन्सेप्ट आ चुका है, सेल्फ फिलिंग कंक्रीट जो अपने आप को खुद रिपेयर कर लेती है, अगर वो डैमेज होती है तो वो रिपेयर कर सकती है। इसके अलावा रिसाइकलिंग बिल्डिंग मटेरियल्स, अगर आप डीएसआर ओपन करोगे, सीपीडब्ल्यूडी की वेबसाइट पे जाना और डीएसआर आप देखना, उसके अंदर रिसाइकिल मटेरियल का एक अलग से सेक्शन आपको मिलेगा। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, आप अपना बिजनेस कर सकते हो कि आप कंस्ट्रक्शन मटेरियल को रिसाइकिल करके उनको सेल कर सकते हो। तो ये भी एक स्कोप है जहां पे आप काम कर सकते हो। क्लियर हुआ? सो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे। अभी हमारा एक और टॉपिक रह गया, उसको मैं अभी डिस्कस करता हूँ आप सभी के साथ में, ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो जो है क्लियर हो सके और आप लोगों को कोई भी डाउट या फिर कोई भी कंफ्यूजन यहाँ पे ना रहे। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि हाईएस्ट पेइंग जॉब फॉर सिविल इंजीनियर्स। अब हमने ये देख लिया कि क्या प्रॉब्लम है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर, किस सेक्टर्स के अंदर हमें काम करना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है। इसके अलावा कुछ हाईएस्ट पेइंग जॉब भी आप सभी के साथ में डिस्कस कर लेता हूं, ताकि अगर आप प्रेजेंट टाइम में अभी वर्क कर रहे हैं तो आपको उन करियर ऑप्शन के लिए जरूर आपको अप्लाई करना चाहिए या फिर जरूर उनके लिए कोशिश करना चाहिए। सबसे पहली जॉब है आपकी बीआईएम मॉडलर। तो मैंने आपको बताया कि बीआईएम फ्यूचर है। तो अगर आपको 2 से 3 साल का सिर्फ एक्सपीरियंस हुआ है कंस्ट्रक्शन का, 1 ईयर से लेके 3 ईयर तक का अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप बीआईएम के लिए जरूर ट्राई करिए। अगर इससे ज्यादा आपको एक्सपीरियंस हो चुका है तो फिर आप बीआईएम के लिए बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि जो आप पर करंट में सैलरी पैकेज ले रहे होंगे उससे कम ही सैलरी पैकेज आपको मिलेगा। तो इसलिए 1 से 3 ईयर के जितने भी कैंडिडेट हैं वो बीआईएम के लिए ट्राई करो, आपको अच्छा सैलरी पैकेज मिलेगा और करियर में ग्रोथ भी मिलेगी। नेक्स्ट है प्लानिंग इंजीनियर। गल्फ कंट्री के अंदर जॉब करने जाना है, प्लानिंग इंजीनियर बेस्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंदर आपको जॉब करनी है, प्लानिंग इंजीनियर बेस्ट है। प्लानिंग पहले के टाइम पे क्या होता था कि इंडिया में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाते थे, लेकिन वो जो है कंप्लीट ही नहीं हो पाते थे। लेकिन आज के टाइम पे अगर आप देखो तो बेसिकली आज के टाइम पे जो है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो है वो काफी, एक मिनट, चलिए, आज के टाइम पे अगर आप देखो तो बेसिकली किसी भी प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने से पहले उसकी डेडलाइन आ जाती है और प्रोजेक्ट की जो टाइमिंग है वो डिसाइड हो जाती है। तो यहाँ पे रोल निकल के आता है प्लानिंग इंजीनियर का। तो आपको प्लानिंग इंजीनियर के लिए ट्राई करना चाहिए। या तो आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप जो है एमएसपी और प्राइमवेरा सॉफ्टवेयर सीख सकते हो। अगर आपके पास में अभी आप फ्रेशर हो तो आप बीटेक अगर आपने मान लीजिए किया है तो आप बीटेक के बाद कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के अंदर एमबीए कर सकते हो। इस एमबीए करने के बाद में आप जो है एज ए असिस्टेंट प्लानिंग इंजीनियर की जॉब आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आता है क्यूए क्यूसी। अगेन फिर से जिनको गल्फ कंट्रीज के अंदर जाना है, क्यूए क्यूसी की बहुत ज्यादा वहां पे डिमांड है। इंडिया के अंदर भी क्यूए क्यूसी की डिमांड है, क्योंकि इंडिया जो है चाह रहा है कि हम लोग इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच करें, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मैच करें। तो यहाँ पे क्यूए क्यूसी इंजीनियर्स की काफी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। सो अगर आपको 2 से 3 साल का साइट एग्जीक्यूशन का एक्सपीरियंस हो तो आप क्यूए क्यूसी के लिए जरूर ट्राई करो। इसके बाद नेक्स्ट आता है बिलिंग इंजीनियर। सो बिलिंग इंजीनियर भी बहुत बड़ा रोल है। अगर आप चाहते हो कि मैं जॉब के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी मेरी हो जाए तो बिलिंग इंजीनियर्स के लिए सबसे अच्छी जॉब पोस्ट है। यहाँ पे भी अगर आपको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस अभी हो चुका है साइट एग्जीक्यूशन का, तो आप नेक्स्ट स्टेप जो है बिलिंग इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है क्वांटिटी सर्वेयर। तो प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग हो, मटेरियल की क्वांटिटी कैलकुलेट करना हो, ये सारा क्यूएस इंजीनियर का काम होता है। कुछ कंपनीज के अंदर बिलिंग इंजीनियर और क्यूएस इंजीनियर जो है सेम होता है, छोटी कंपनीज के अंदर। बड़ी कंपनीज के अंदर दोनों अलग अलग होते हैं। तो आप ये भी अपना करियर जो है इसके अंदर बना सकते हो। नेक्स्ट है टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट। देखो किसी भी कंपनी को अगर प्रोजेक्ट लेना है तो उसको टेंडरिंग का प्रोसेस तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे रोल निकल के आता है टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर का। सो आप इसमें भी करियर बना सकते हो। फ्रेशर्स इस फील्ड में नहीं जा सकते। इस फील्ड में टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट में वही जा सकता है जिसको लंबा एक्सपीरियंस हो, जिसने मल्टीपल प्रोजेक्ट जो है वो कराए। तो अगर आपको 5 से 7 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर तो आप टेंडरिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट में अपना करियर बना सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल इंजीनियर। सो अगर आपको डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, आपको ये देखना है कि बिल्डिंग में सरिया कैसे लगता है, कितना साइज रहता है, आपको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आपको डिजाइन करनी है तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग आप बनिए, एमटेक करिए स्ट्रक्चर्स के अंदर, आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। और जितने भी डिप्लोमा वाले बच्चे हैं जो ये सोचते हैं कि क्या मैं डिप्लोमा करके स्ट्रक्चरल इंजीनियर बन सकता हूँ, बिल्कुल नहीं बन सकते। आप एमटेक करिए, आपको अच्छा फ्यूचर जो है इसमें मिलेगा। नेक्स्ट आता है जियोटेक इंजीनियर। देखो आज के टाइम पे ना ऐसी लोकेशंस पे भी कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं जिन लोकेशन पे इंसान पहुंच भी नहीं पाता था। तो आज के टाइम पे आप देखो रिमोट लोकेशंस पे कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। इसके अलावा हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं। सो इस
इन सब के लिए जियोटेक इंजीनियर का रोल काफी बढ़ जाता है, तो आप जियोटेक इंजीनियर भी बन सकते हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन, इसमें एमटेक भी होती है। इसके अलावा आप एक्सपीरियंस गेन करके भी बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी वैल्यूअर। प्रॉपर्टी वैल्यूअर भी आज के टाइम पे स्कोप है, क्योंकि अगर आप देखो ना, तो मान लो किसी बैंक को किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, किसी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन देना है, तो उसकी वैल्यू कौन निकालेगा? प्रॉपर्टी वैल्यूअर। किसी कंपनी को अपनी फैक्ट्री सेल करनी है, अपनी बिल्डिंग सेल करनी है, तो वहां पे भी प्रॉपर्टी वैल्यूअर का रोल आ जाता है। किसी इंसान ने मान लो आज 2024 के अंदर उसने एक प्रॉपर्टी खरीदी 1 करोड़ की, और 20 साल बाद जो है, 20 साल बाद 2044 में उसने वो सेल करी 20 करोड़ की, तो उसने इसके ऊपर ऊपर क्या किया? 19 करोड़ का कैपिटल गेन करा। इसको कैपिटल गेन बोलते हैं। तो गवर्नमेंट को कैपिटल गेन टैक्स जो है वो देना होता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या बनवाना पड़ता है? हमें वेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। तो उस वेल्थ सर्टिफिकेट में मेंशन रहता है कि कितना कैपिटल जो है वो गेन हुआ है। उसके बाद जो है वो उस वेल्थ सर्टिफिकेट बेस पे हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो ये वेल्थ सर्टिफिकेट प्रॉपर्टी वैल्यूअर ही बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है एमईपी इंजीनियर्स। आज के टाइम पे अगर आप देखो तो सेंट्रलाइज हीटिंग और कूलिंग का सिस्टम जो है धीरे धीरे डेवलप होता जा रहा है, क्योंकि जो इंडिविजुअल एसी हैं उनकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, और वो हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस करती हैं। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है सेंट्रलाइज कूलिंग और हीटिंग सिस्टम। सो आप देखो आप जाओ मेट्रो स्टेशन पे, आप किसी शॉपिंग मॉल के अंदर जाओ, सब जगह आपको जो है सेंट्रलाइज कूलिंग सिस्टम, हीटिंग सिस्टम मिलेगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्कोप है। आप देखो किसी हॉस्पिटल के अंदर जाओ, वहां पे भी आपको सेंट्रलाइज सिस्टम ही मिलता है। तो ये भी काफी अच्छा स्कोप है। तो ये 10 कैरियर ऑप्शन है। अगर आप प्रेजेंट टाइम में वर्किंग है तो आपको इन कैरियर ऑप्शन के लिए जरूर अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट, अब आपको ये कैसे सीखना है? तो हमारा लाइफ टाइम मेंबरशिप का जो कोर्स है वो है, जिसके अंदर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। इस कोर्स के कुछ बेनिफिट आपको मैं बता देता हूँ। 7000 प्लस वीडियोज आपको मिलेगी, जो कि कवर करती है सिविल इंजीनियरिंग के ऑल कॉन्सेप्ट। आपको इंफ्रा में जाना है, ब्रिज में, मेट्रो में, आपको अर्बन डेवलपमेंट में जाना है, प्लानिंग, डिजाइनिंग, क्यूए क्यूसी, कोई भी ऐसा सेगमेंट नहीं बचेगा जो कि इस कोर्स के अंदर कवर ना किया गया। दूसरा इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि प्रेजेंट प्लस अपकमिंग, मतलब प्रेजेंट टाइम में जितने भी सिविल इंजीनियरिंग के कोर्सेज हमारी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है उनका एक्सेस आपको मिलेगा। साथ ही साथ फ्यूचर में जितने भी कोर्सेज आएंगे वो भी ऑटोमेटिकली इस कोर्स के अंदर एड ऑन होते रहेंगे। और आपको पे कितना करना है? आपको सिर्फ पे करना है मात्र 9,999, मतलब 10,000 रुपये आपको सिर्फ पे करना है, और आपको ऐसा कंटेंट मिलेगा जो कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला, क्योंकि 7,000 प्लस वीडियोस, लगभग अभी 7300 वीडियोस के आसपास इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर अपलोड हैं। और अभी जो है और वीडियोस इस मंथ जो है इसके अंदर एड ऑन हो जाएंगी। तो आप देखोगे इतनी सारी वीडियोस आपको किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल भी मिलने वाली नहीं है। मैं तो ये बोलता हूं कि जितने अदर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं आप उनकी सारी वीडियोस टोटल कर लीजिए, और हमारे एक कोर्स की आप वीडियोस ऐड कर लीजिए। हमारी एक कोर्स की वीडियो जो है सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूटों से जो है आपको ज्यादा ही मिलेगी। आप चाहे तो ट्राई कर लेना, जाके आप विजिट कर लेना, आप टोटल करके देख लेना, और फिर हमारे कोर्स की वीडियो टोटल कर लेना, आपको खुद पता चल जाएगा। अभी आप कोर्स को ओपन करोगे तो ये कूपन कोड आपको वहां पे मिल जाएगा, या फिर अभी आज जो है रक्षाबंधन का ऑफर चला है, तो आपको जो है ये कूपन कोड भी वहां पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप या तो फ्रीडम कूपन कोड मिलेगा, या फिर आपको राखी के नाम से कूपन कोड मिलेगा। दोनों में से कोई भी आप अप्लाई कर लेना, आपको 10,000 का ऑफ मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, कुछ इंजीनियर्स ये होते हैं कि सर हमें जो है कंस्ट्रक्शन, कोर कंस्ट्रक्शन में नहीं जाना, हमें सॉफ्टवेयर की लाइन में जाना है। तो उसके लिए ऑल इन वन सॉफ्टवेयर है। टोटल इसके अंदर 23 सॉफ्टवेयर कवर किए गए। अगेन ये सारी सिविल इंजीनियरिंग को कवर करते हैं, और इसका जो प्राइस है मात्र 4000 जो है इसका प्राइस है। ये कूपन कोड फ्रीडम 50 आप अप्लाई करना, या फिर अभी रक्षाबंधन का ऑफर चल रहा है तो राखी 50 के नाम से आप जैसे कोर्स को ओपन करते हो ना, तो बैनर के नीचे आपको जो है ना, थंबनेल के नीचे कूपन कोड मिल जाएगा। अब इसके अंदर अगर आप देखो, मान लो आपको प्लानिंग के अंदर जाना है, तो इसके अंदर आप देखो प्राइमरी और एमएसपी दोनों कराए गए। आपको इंफ्रा में जाना है तो यहाँ पे आप देखो सिविल 3D इसके अंदर कराया गया है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो IIT पेव, MX रोड जैसे सॉफ्टवेयर इसके अंदर कराए गए हैं। आपको डिजाइनिंग में जाना है तो आप देखो रेविट स्ट्रक्चर्स है, स्टैड प्रो है, स्टैड फाउंडेशन, RCDC, ईटैब जैसे सॉफ्टवेयर इसके अंदर कराए गए। आपको BIM में जाना है तो रेविट MEP, नेविज वर्क, रेविट आर्किटेक्चर, रेविट स्ट्रक्चर्स के अंदर कराया गया है। इसके अलावा आपको जो है इंटीरियर में, आर्किटेक्चर में जाना है तो इसके अंदर ऑटो कैड है, इसके अंदर वीरे है आपका, इसके अंदर स्केचअप है, वास्तु है, फोटोशॉप है, एंडस्केप है, 3ds मैक्स है, लुमियन है। तो ये सारे सॉफ्टवेयर आपको मिलेंगे कितने में? मात्र 4000 के अंदर।
तो आप जो है लाइफ टाइम मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपको सॉफ्टवेयर में जाना है तो ऑल इन वन सॉफ्टवेयर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर कोई डाउट कंफ्यूजन है तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पे भी कांटेक्ट हमसे कर सकते हैं, या एप्लीकेशन पे चैट ऑप्शन पे भी आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो ओवरऑल वर्कशॉप का कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आया होगा। प्रेजेंट टाइम में सिविल में क्या प्रॉब्लम है, क्या फ्यूचर ग्रोथ है, वो सारी चीजें आपके क्लियर हुई होंगी। कोई भी डाउट अगर कंफ्यूजन है तो चैट सेक्शन में जाओ, मैसेज ड्रॉप कर देना वहां पे आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। हालांकि कल हम लोगों ने 2 घंटे का लाइव किया था, जिसमें आपके 100 से भी ज्यादा जो है लगभग 200 क्वेश्चंस जो है मेरे पास आए, जिन क्वेश्चंस के मैंने बच्चों के आंसर किए 200 प्लस ही वो थे क्वेश्चंस थे जिनके आंसर्स मैंने दिए। फिर भी अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चंस आंसर है तो आप चैट में ग्रुप वाला जो ऑप्शन है उसमें आप ड्रॉप करना, मैं वहां पे आपको रिप्लाई करूंगा। ओके, थैंक यू।